नौकर मालिक। पाओ, क्या सरप्राइज है, यहाँ पाइस, गांव लौटकर एक कॉल तक नहीं किया तुमने। स्नेहा ने सामने खड़े उस व्यक्ति से नजदीक होकर मुस्कुराते हुए कहा। 8 फीट ऊंचे कोट सूट में वह खड़ा था। देखते ही पता चल जाता था कि यह कोई बड़ा शख्स है। सिर से पैर तक महंगे और आलीशान सामानों से लैस था। सूर्या ने गौर किया कि जब स्नेहा बार बार उसे प्रताप कहती है तो लगता है कि उसका असली नाम प्रताप ही होगा। लगभग वर्षों से परिचित दोस्त की तरह स्नेहा और प्रताप हंसते हंसते बातें कर रहे थे और प्रीति और सूर्या मजे से उन्हें देख रहे थे। वेरी सॉरी डियर, अचानक एक इमरजेंसी हो गई। अब मैं ही पापा का बिजनेस देख रहा हूँ और ये जो रेस्टोरेंट है पता है किसका है? पापा का ही है। प्रताप अपने कोट का कॉलर उठाकर गर्व से स्नेहा से बात कर रहा था। स्नेहा और प्रताप दोनों ने फॉरेन में एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। अचानक उसके पिता के भारत आने की वजह से प्रताप ने अपनी पढ़ाई आधी छोड़कर भारत लौटना पड़ा। पारंपरिक रेस्टोरेंट कोयम्बटूर में कई जगहों पर मौजूद है। मुथु दादा ने प्रीति के लिए एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया था और यह सब वही होटल में हो रहा था। बातों में व्यस्त स्नेहा के पास खड़ी प्रीति को देखकर प्रताप की नजरें टिक गईं। प्रीति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोम की मूर्ति साधारण चेहरे वाली होती तो नजरें तुरंत हट जाती, लेकिन प्रीति की सुंदरता का बयान करने के लिए शब्द भी कम पड़ गए। जैसे ही उसने प्रीति को देखा, उसका चेहरा उसकी यादों में बस गया। स्नेहा ने देखा कि प्रताप प्रीति की ओर लगातार देख रहा है तो उसने तुरंत प्रीति का परिचय उससे करवा दिया। देखो, मैं अक्सर तुमसे नहीं कहती, लेकिन मुझे भारत में एक बेस्ट फ्रेंड मिली है और ये वही है मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रीति। इतना कहते हुए स्नेहा ने प्रीति को गले लगा लिया। सभी के सामने स्नेहा ने प्रीति को गले लगा लिया तो प्रीति थोड़ी संकोच से धीरे धीरे उससे दूर हो गई। तभी प्रताप ने जल्दी से प्रीति को हेलो कहा और अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन प्रीति किसी और के हाथ छूने की अनुमति नहीं दे रही थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। यह देख प्रताप थोड़ी हैरानी में रह गया और अपने हाथों को अपने बाल ठीक करने जैसा हल्का सा मूव देकर संभाल लिया। इसके बाद उसने प्रीति के पास खड़े साधारण कपड़े पहने सूर्या की ओर देखा, लेकिन जैसे कुछ देखा ही न हो, सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। साधारण कपड़े देखकर उसने सोचा कि सूर्या शायद ड्राइवर या बॉडीगार्ड होगा और उसके बारे में कोई सवाल किए बिना वहीं से आगे बढ़ गया। अगर तुम भारत आ रही होती तो मुझे एक कॉल कर देती, मैं ही तुम्हें पिकअप करने आता। प्रीति, इतनी दूर तक ड्राइवर को आने की जरूरत ही नहीं थी, प्रताप ने सूर्या की ओर इशारा करते हुए कहा, जो प्रीति के पीछे खड़ा था। यह सुनकर प्रीति के गुस्से की लपटें उठीं। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि सूर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिर हिलाकर नहीं का इशारा किया। प्रताप ने सूर्या को सिर्फ ड्राइवर कहकर चुटकी ली, जिससे स्नेहा के अंदर भी हल्की सी खुशी झलक उठी। खाना तो खाना ही पड़ेगा, होटल में आकर ऐसे खड़े रहना ठीक नहीं। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है और स्नेहा, तुम्हारे टेस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। जो भी वैरायटी तुम्हें पसंद है वह सब यहाँ मिलेगी, प्रताप ने उत्साहित होकर कहा। जैसे ही प्रताप ने खाना की बात कही, स्नेहा की भूख जाग उठी। इतने बड़े होटल में मालिक होने के बावजूद हमें प्राइवेट रूम भी नहीं मिला। स्नेहा ने उदास होकर अपना चेहरा झुका लिया। तुरंत ही प्रताप ने मैनेजर को बुलाया और अगले 5 मिनट में एक प्राइवेट कैबिन का इंतजाम कर दिया। अगर आपको आपत्ति न हो तो क्या हम भी आपके साथ जुड़ सकते हैं? प्रताप ने अपने पास खड़े दोस्त इन्फा का कंधा पकड़ते हुए स्नेहा से पूछा। यह सुनकर प्रीति ने सूर्या की ओर हाथ हिलाकर नहीं का इशारा किया। स्नेहा के पीछे खड़ी प्रीति ने साफ शब्दों में मना कर दिया। प्रीति ने धीरे से सूर्या की कान में ही सुनाने जैसी आवाज में नहीं कहा, लेकिन स्नेहा ने इसे नजरअंदाज करते हुए प्रताप के साथ उस प्राइवेट कैबिन की ओर बढ़ गई जो उनके लिए रिजर्व किया गया था। सूर्या ने देखा कि प्रीति कुछ कह नहीं पा रही और वहीं खड़ी रह गई। उसने ध्यान से देखा कि प्रीति की झिझक और चिंता साफ झलक रही थी, जैसे कि कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सूर्या ने प्रीति का हाथ पकड़कर उसके चेहरे की ओर मुस्कुराया। प्रीति के चेहरे की वह टेंशन सूर्या की मुस्कान देखते ही गायब हो गई। फिर दोनों ने स्नेहा का पीछा करते हुए प्राइवेट कैबिन में प्रवेश किया। प्रीति के पास बैठे सूर्या को देखकर प्रताप मुस्कुराते हुए देख रहा था। प्रताप ने फिर से स्नेहा से पूछा कि ये लोग कौन हैं? मैंने तो पहले ही बता दिया था, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रीति है, स्नेहा ने जवाब दिया। लेकिन सूर्या वहां मौजूद है, यह स्पष्ट नहीं दिखाया। प्रीति, जो स्नेहा के पास बैठी थी, ने धीरे से उसका हाथ थपथपाया और कहा कि सूर्या के बारे में बताओ। लेकिन स्नेहा के मन में प्रताप को लेकर सूर्या को चौंकाने और उसे असहज करने का
विचार आया। प्रताप ने प्रीति की तरफ एक पल के लिए देखा। गलत तो नहीं समझा? जो आरएसपी ग्रुप टूरिज्म प्रोजेक्ट अभी संभाल रही है वही प्रीति है ना? प्रताप ने खुश होकर पूछा। स्नेहा ने तुरंत चिल्लाकर कहा, हाँ वही प्रीति है। प्रताप ने खुशी खुशी एक बार फिर प्रीति से अपना परिचय करवाया। फिर उसने अपने साथ आए दोस्त इन्फा का भी परिचय कराया। इन्फा के पिता कोयम्बटूर में कई जगह ज्वेलरी शोरूम्स के मालिक हैं। प्रताप के साथ इन्फा भी अपने संपत्तियों के बारे में गर्व से बात कर रहा था। प्रताप की नजरें हल्की सी सूर्या की ओर गईं। पहले उसने सूर्या को देखकर उसके कपड़े देखकर ड्राइवर ही समझा, लेकिन जब सूर्या प्रीति के पास करीब बैठा देखा, प्रताप को थोड़ी भ्रमित सी लगने लगी कि ये सूर्या असल में कौन है। फिर आप अपने बारे में कुछ बताइए, सूर्या की ओर देखते हुए प्रताप ने पूछा। सूर्या ने केवल अपना नाम बताया और इसके अलावा उसने उससे कोई बातचीत नहीं की। प्रताप ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, क्या यही प्रीति का पति है जिसे ये पूरा गांव उधार करता कहता है? सूर्या, है ना? तुमने प्रीति से शादी की है, बताओ तो सही, तुम क्या काम करते हो? प्रताप ने यह सवाल कुछ हद तक उसे असहज करने और अपमानित करने के इरादे से पूछा। सूर्या ने तुरंत समझ लिया कि प्रताप के सवालों का मकसद सिर्फ उसे शर्मिंदा करना है। क्या घर में लड़का बेटा है? कौन सा काम करता है? बिना किसी झंझट के अपनी पत्नी के साथ खाना खाना ही एक अलग आनंद है। हमारे लिए भी अगर प्रीति जैसी पत्नी मिल जाए तो कितना खुशी होगी। प्रताप मुस्कुराते हुए सूर्या की ओर देखकर ये बात कहने लगा और उसके साथ स्नेहा और इन्फा भी शामिल होकर हंसने लगे। बस करो! किसी ने जैसे ही आवाज लगाई तो उनकी हंसी अचानक थम गई। प्रीति ने गुस्से में उन्हें देखा और चिल्लाई, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसमें क्या है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कौन है। सूर्या ने प्रीति का हाथ पकड़कर प्रताप की ओर देखते हुए कहा। प्रीति ने हल्के से सूर्या के हाथ को थपथपाया और अपने कान के पास धीमे से सुनने जैसी आवाज में कुछ कहा। मैं देख लूंगा, सूर्या ने कहा। इसके बाद प्रीति और कुछ नहीं बोली और शांत हो गई। सॉरी भाई, तुम्हें असहज करने के लिए यह सब नहीं पूछा, प्रताप ने कहा। अरे इन्फा, मैंने कहा था कि नया ज्वेलरी शॉप ब्रांच खोलने वाला हूं। अगर वहां किसी की जरूरत पड़े तो सूर्या को भी ले सकते हो, प्रताप ने सूर्या की ओर इशारा करते हुए कहा। वो तो घर में आराम से ही है। मतलब मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारे शॉप के लिए उसकी जरूरत पड़ सकती है। प्रताप ने सूर्या की ओर देखकर चिंता जताई। इसे सुनकर इन्फा का चेहरा हंसी से खिल उठा, क्योंकि जो लोग वे नई ज्वेलरी शॉप खोलने जा रहे हैं उनकी जरूरतें निश्चित रूप से पूरी करनी होंगी। बिल्कुल, सूर्या को हम शामिल करेंगे और बाकी लोगों की तुलना में 10% ज्यादा देंगे, इन्फा हंसते हुए बोला। अगर ये ऑफर तुम्हें पसंद नहीं आया या वेतन तुम्हें ठीक नहीं लगा तो मैं इसमें और 1000 जोड़ने को तैयार हूं। प्रताप ने सूर्या से बड़े ही प्रेम पूर्वक और दोस्ताना अंदाज में बात की, जैसे कि हम सभी अब एक दूसरे को अच्छे से जान चुके हैं। तभी स्नेहा ने सूर्या के चेहरे पर नजर डाली और देखा कि वह पूरी तरह शांत और भावनाहीन बैठा है। उसने चुपचाप सोचा कि प्रताप और इन्फा मिलकर जो काम कर रहे हैं वह उसने ठीक ही अनुमान लगाया है और अपने अंदर ही हंसी रोकते हुए सोच लिया, सूर्या, ये बढ़िया ऑफर है, चुपचाप इसे स्वीकार कर लो। ऐसे बड़े और प्रतिष्ठित लोगों से मिलने वाले ऑफर अक्सर मिलते ही नहीं। जिंदगी में ऐसे मौके सिर्फ एक बार ही मिलते हैं, स्नेहा ने कहा। प्रीति को कई बार बदलने की कोशिश कर भी जब उसे सफलता नहीं मिली तो स्नेहा ने अपना ध्यान सूर्या की ओर मोड़ लिया। उसने सोचा कि उसे यह एहसास दिलाना है कि यह जगह सूर्या के लिए सही नहीं है, इसलिए चाहे उसे कितना भी नीचा दिखाना पड़े, स्नेहा प्रताप और इन्फा के साथ मिलकर सूर्या को बातचीत के जरिए असहज कर रही थी। सॉरी, आपका ऑफर दिल को बहुत ठंडक पहुंचाता है, लेकिन मैं इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। हमेशा रवि कुमार सर के पीए के रूप में रहना ही मेरे लिए गर्व की बात है, सूर्या ने कहा और फिर चुपचाप बैठ गया। स्नेहा ने यह देखकर सोचा कि यही सही समय है और वह हल्के से सूर्या को चिढ़ाती रही। सूर्या की एक ही बात के लिए प्रीति इतनी देर तक शांत रही, लेकिन उसने अपने सामने सूर्या को लगातार असहज करते देखना सहन नहीं किया। उसने सामने रखी स्पून को हटा दिया और कहा, बस करो, अब कोई सूर्या के बारे में मत बोलो। प्रीति ने फिर आगे बढ़कर चुपचाप बैठ गई। प्रीति का यह क्रोध स्नेहा के लिए चौंकाने वाला था। सॉरी, प्रीति बस उसकी चिंता कर रही थी, प्रताप कहते हुए ऐसा लगा जैसे वह स्थिति को संभाल रहे हों। तभी स्नेहा उठी और पूछी, यहाँ टॉयलेट कहाँ है? प्रताप ने अपनी दाहिनी ओर इशारा करते हुए जवाब दिया,
वहां का माहौल कुछ ही देर में शांत हो गया। कोई किसी से बात किए बिना चुपचाप बैठ गया। बाथरूम गई स्नेहा ने सोचा कि प्रीति ने किसी तरह गलती कर दी होगी, लेकिन उसे अब समझ में आ गया कि प्रीति सच में सूर्या से प्यार करती है। स्नेहा के दिल में जलन उठी जब उसने सोचा कि प्रीति अपनी योग्यता के हिसाब से किसी ऐसे इंसान के साथ जीवन बिताने जा रही है। वो जल्दी से वॉश बेसिन से पानी लेकर अपना चेहरा धो रही थी और कुछ सोच में डूब गई। आईने में अपना चेहरा देखते हुए उसने सोचा, प्रीति को मैं कितनी भी समझाऊं शायद वह नहीं समझ पाएगी। अब देखो उसने इस इंसान में क्या देखा। अगर मैं उसका सपोर्ट करूं, स्नेहा सोचो अब क्या करूं। स्नेहा अपने आप से आईने के सामने बात कर रही थी। तभी उसी बाथरूम में सिर के ऊपर झूलते सोने की चेन और कड़क दिखने वाला एक लड़का अंदर घुसा। जैसे ही वह अंदर आया, बाथरूम में मूत्र की दुर्गंध फैल गई। स्नेहा ने हकलाते हुए और हल्का डर महसूस करते हुए देखा कि वह कौन है। फिर धीरे धीरे हिम्मत जुटाते हुए उसने कहा, हेलो मिस्टर, ये लेडीज बाथरूम है, थोड़ी भी शालीनता नहीं, बाहर जाइए। स्नेहा ने उस मोटे और राउडी लड़के को कड़क अंदाज में डांटा। मौके पर घमंडी और शराब की बोतल पकड़े हुए वो राउडी बैठा रहा और बाहर जाने का रास्ता रोके हुए था। स्नेहा जल्दी से प्राइवेट केबिन से बाहर निकली और अपने हाथ में मोबाइल लेने का भी ध्यान नहीं रखा। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सोचकर उसने खुद से सवाल किया। सर प्लीज, आप वहीं रास्ते में बैठे हैं जिससे मैं बाहर जा रही हूं, थोड़ा हट जाए, नहीं तो मैं वैसे ही चली जाऊंगी। स्नेहा ने इस बार उस राउडी से शांत लेकिन सख्त अंदाज में कहा। प्राइवेट केबिन के पास का बाथरूम सिर्फ उस केबिन के रेंटर्स के लिए है, कोई भी वहां बिना अनुमति के नहीं जा सकता, इसलिए वहां कभी भी कोई भीड़ नहीं होती। वहां जो कुछ भी होता है वह सिर्फ अंदर मौजूद लोगों तक ही सीमित रहता है, बाहर किसी को पता न चले। इस तरह से बाथरूम सेट किया गया था। स्नेहा धीरे धीरे बाथरूम की दीवार के पास से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि बाथरूम के दरवाजे और उस राउडी के बीच की छोटी जगह से किसी तरह निकल जाऊं। धीरे धीरे उसने पैर बढ़ाया, तभी नशे में धुत वह मोटा राउडी अचानक जाग गया। स्नेहा उस राउडी के बेहद करीब खड़ी थी। इतनी नजदीक दूरी पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी देखकर वह राउडी तेजी से स्नेहा का हाथ पकड़कर खींचने लगा। स्नेहा ने डर कर नहीं बल्कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मोटे राउडी को धक्का दिया और पीछे हटकर उसे नजदीक आने ही नहीं दिया। उस नशे में धुत मोटे राउडी को धक्का देकर दूर करने के बाद भी वह 2 कदम पीछे हटकर लड़खड़ाता हुआ स्नेहा की तरफ बढ़ आया। स्नेहा ने उसकी चाल और बढ़ते करीब आने की रफ्तार को देखकर डर के मारे वहीं जमकर खड़ी हो गई। बाथरूम में अब स्नेहा उस मोटे राउडी के साथ टकराव की स्थिति में थी। वह डर और आशंका में फंसी हुई थी, यह सोचते हुए कि आगे क्या होने वाला है। स्नेहा की स्थिति तनावपूर्ण और खतरनाक थी, क्योंकि वह नशे में धुत राउडी के सामने अकेली थी और उसे किसी भी पल हाथापाई का सामना करना पड़ सकता था। छिपा हुआ शेर यूं ही नहीं कहते, तेरी चाल में कुछ बात है, उस गुंडे ने स्नेहा को घूरते हुए कहा। उसका सिर बिल्कुल साफ था, चमकता हुआ गंजा, आंखों में गुस्सा और सिगरेट के धुएं में डूबी बेशर्मी। उसने एक हाथ से स्नेहा का कलाई कसकर पकड़ रखा था, जैसे कभी छोड़ने का इरादा ही नहीं। दूसरे हाथ में जलती सिगरेट थी। वह एक लंबा कश लेकर उसके चेहरे के सामने धुआं छोड़ता हुआ बोला, इतनी सी लड़की और इतना हौसला। स्नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे, पर डर से नहीं, गुस्से से। वो जानती थी सामने वाला आदमी ताकत में उससे कई गुना बड़ा है, पर वो भी कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जैसे कोई पदुंगी हुई शेरनी, छिपी हुई शेरनी छलांग लगाने से पहले पल भर के लिए शांत खड़ी हो। हाथ छोड़, उसने धीमी पर ठंडी आवाज में कहा। गंजे आदमी ने हंसते हुए और कसकर पकड़ लिया। क्या कर लेगी तू? बस इतना सुनना था। स्नेहा ने झटके से अपना पैर उठाकर उसकी छाती पर मारा। गुंडा 2 कदम पीछे जा गिरा, सिगरेट जमीन पर गिर गई। अब उसकी बारी थी बोलने की। अब तेरी बारी खत्म, अब मेरी शुरू। स्नेहा ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उस गंजे गुंडे की पकड़ इतनी जोरदार थी कि उसके सामने उसकी सारी कोशिशें बेअसर लग रही थीं। उसकी उंगलियां स्नेहा की गोरी कलाई में इस कदर धंसी थीं कि वहां की चमड़ी लाल पड़ चुकी थी। वो गुंडा अपने मुंह में सिगरेट दबाए धीरे धीरे कश लेता और धुआं स्नेहा के चेहरे पर छोड़ता जा रहा था। कुछ ही सेकंड में वो छोटा सा बाथरूम धुएं से भर गया, मानो किसी ने धुएं का पर्दा डाल दिया हो। स्नेहा उस जहरीले धुएं से खांसने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसका शरीर आधा थक चुका था और मन में एक डर घर करने लगा था। शायद अब कोई नहीं आएगा मेरी मदद के लिए। वो गुंडा धीरे धीरे अपनी सिगरेट खत्म करता रहा। जब आखिरी कश भी खींच लिया तो उसने जलती सिगरेट को पैर के नीचे कुचल दिया। धुआं अब भी उसके आसपास तैर रहा था। वो झुककर स्नेहा के बिल्कुल पास आया। उसकी सांसों से आती सिगरेट और शराब की दुर्गंध ने स्नेहा का मन मिचला दिया। उसकी आंखें घिन और गुस्से से भर गईं। वो चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजरों में एक चमक कौंधी। वो अब भी टूटी नहीं थी, बस सही पल का इंतजार कर रही थी। स्नेहा ने अपनी नाक को कसकर बंद कर लिया। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी उस गंदी सिगरेट और शराब की बदबू को। गंजे गुंडे ने एक नीच सी हंसी हंसते हुए कहा, इस सिगरेट जैसा ही हाल होगा तेरा भी। अकेली आकर मेरे सामने फंस गई ना। ये कहकर उसने स्नेहा को जोर से अपनी तरफ खींच लिया। स्नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या करे, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा उतर आया। उसने एक झटके में सिर झुकाया और उस गंजे गुंडे के हाथ को इतनी जोर से काट लिया कि उसके ऊपर और नीचे दोनों दांत उसकी त्वचा में धंस गए। वो दर्द से चीख पड़ा। स्नेहा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि खून की बूंदें उसके हाथ पर चमक उठी। गुंडा बुरी तरह तड़पने लगा। उसने स्नेहा का हाथ छोड़ दिया और दर्द से कराहते हुए एक पैर उठाकर झटके से झूमने लगा। वो अपने हाथ को हिलाते हुए बुरी तरह चिल्ला रहा था, साली छोड़ूंगा नहीं तुझे। पर अब स्नेहा उसकी बात सुनने वाली नहीं थी। वो अब उस छिपे हुए शेर में बदल चुकी थी जो अब पलटकर हमला करने वाली थी। उस मौके का फायदा उठाकर स्नेहा फौरन बाथरूम के दरवाजे की तरफ भागी। उसके कदमों में डर भी था और बचने की उम्मीद भी, लेकिन वो गंजा गुंडा इतनी आसानी से उसे जाने देने वाला नहीं था। वो तेजी से पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में अब एक शराब की बोतल थी। आंखों में खून उतर आया था। वो गरजते हुए बोला, क्या समझती है तू अपने आप को? मुझसे भिड़ने की हिम्मत और फिर भागने की कोशिश? मेरे हाथों से कोई भी बच नहीं सकता। उसने जोर से बोतल ऊपर उठाई, स्नेहा के सिर पर दे मारने के इरादे से। स्नेहा डर से जम गई। उसका शरीर हिल भी नहीं पाया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और मन में बस इतना सोचा, अब तक तो वो बोतल मेरे सिर पर गिर जानी चाहिए थी, पर कुछ हुआ क्यों नहीं? धीरे धीरे उसने आंखें खोली और सामने जो नजारा था वो देखकर उसकी सांसें थम गईं। वो गंजा गुंडा मुंह से खून उगलते हुए जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके हाथ से बोतल फिसल चुकी थी और जमीन पर टूटकर बिखर गई थी। स्नेहा हैरान थी। ये क्या? कौन? वो चारों तरफ देखने लगी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे कोई जवाब उन्हीं में छिपा हो। उसी वक्त, आप ठीक हैं? एक तेज गहरी आवाज स्नेहा के कानों में पड़ी। वो झटके से मुड़ी और उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। वहां सूर्या खड़ा था। उसके हाथ में वही शराब की बोतल थी जिससे अभी कुछ पल पहले गुंडा स्नेहा पर वार करने वाला था। स्नेहा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने सूर्या और जमीन पर पड़े उस गंजे गुंडे को बारी बारी देखा। तुमने ही उसे मारा? तुमने ही मुझे बचाया? उसने कांपती आवाज में पूछा। स्नेहा ने अपने लाल पड़े हाथ से सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था, पर चेहरे पर राहत की एक झलक थी। तभी वहां प्रीति दौड़ती हुई आई। वो सूर्या के पीछे पीछे अंदर आई थी। उसने फौरन स्नेहा को थाम लिया। स्नेहा, क्या हुआ यहाँ? वो आदमी तुम्हें क्यों मारने आया था? प्रीति की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। स्नेहा ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज मुश्किल से निकली। वो अब भी सदमे में थी और उसकी आंखें अब भी सूर्या पर टिकी थीं। सूर्या और प्रीति की मौजूदगी में भी स्नेहा अब थकी हुई, टूटी सी लग रही थी। गुंडे से लड़ने में उसकी सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। वो धीरे धीरे नीचे झुकी और उस गंजे गुंडे के हाथ को देखा जहां उसके दांतों के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। प्रीति ने स्नेहा की निगाहें नोट की। वो भी नीचे झुकी और गुंडे के हाथ को देखा। गहरे दांतों के निशान और खून के धब्बे देखकर वो घबरा गई। हे भगवान स्नेहा, ये क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? वो घबराहट में स्नेहा के पूरे शरीर को देखने लगी। कहीं और चोट तो नहीं लगी? तभी उसकी नजर स्नेहा के लाल पड़े हाथ पर पड़ी। वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोली, तेरा हाथ ये इतना सूज क्यों गया है? क्या हुआ था आखिर? स्नेहा ने धीरे से कहा। उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया था, इतना कसकर कि मेरा हाथ लाल पड़ गया। वो कुछ पल रुकी, फिर धीमी पर ठोस आवाज में बोली, उसकी पकड़ से बचने के लिए मैंने उसे काट लिया। वो दर्द से चीख पड़ा और तभी मैं भाग पाई। प्रीति के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों झलक रहे थे। उसने स्नेहा को कसकर गले लगाया।
अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें हिम्मत भी थी। सूर्या अब भी चुपचाप खड़ा था। उसकी नजरों में स्नेहा के लिए सम्मान और हल्की चिंता साफ झलक रही थी। स्नेहा ने कांपती आवाज में कहा, वो गुस्से में था, बोतल से मुझे मारने आ रहा था। इतना कहते हुए उसकी नजर फिर उस गंजे गुंडे के हाथ पर गई, जहां अब भी उसके दांतों के निशान गहराई से दिख रहे थे। उसी वक्त वहां प्रताप और इनबा भी पहुंचे। जैसे ही प्रताप ने स्नेहा की हालत देखी, उसकी आंखों में आग भर गई। वो कुछ समझे बिना सीधे उस गंजे गुंडे की तरफ झपटा। वो गुंडा पहले से ही सूर्या की मार से गिरा पड़ा था। जमीन पर पड़े हुए उठने की भी हालत नहीं थी, लेकिन प्रताप और इनबा ने कोई रहम नहीं दिखाया। दोनों ने मिलकर उसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। गुंडा दर्द से चिल्लाने लगा, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। प्रताप और इनबा के गुस्से को अब कोई रोक नहीं सकता था। हर वार में उनकी जलती हुई नाराजगी झलक रही थी, क्योंकि उनकी नजरों के सामने स्नेहा की लाचारी थी। सूर्या और प्रीति पीछे खड़े सब देख रहे थे। सूर्या का चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में सख्त गहराई थी, जैसे वो सब समझ रहा हो और सोच रहा हो कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। प्रताप और इनबा उस गंजे गुंडे को लगातार पीटे जा रहे थे। हर वार के साथ उस आदमी की चीखें और दर्द बढ़ता जा रहा था। सूर्या ने एक नजर उस पर डाली। वो अब लगभग बेहोश हो चुका था। सूर्या के मन में तुरंत ख्याल आया, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये आदमी मर जाएगा। उसने ध्यान से उस गुंडे के कपड़ों और उसके पास पड़ी शराब की बोतल को देखा। कपड़े सस्ते नहीं थे और बोतल किसी महंगी ब्रांड की थी। सूर्या के माथे पर हल्की शिकन आई। ये कोई आम गुंडा नहीं लग रहा, इसके पीछे कोई बड़ा हाथ जरूर होगा। वो आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बस करो, अब और मारा तो ये मर जाएगा, छोड़ दो इसे। इतना कहते हुए उसने प्रताप का हाथ पकड़ लिया। प्रताप ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया, जैसे किसी ने उसके घाव पर नमक डाल दिया हो। उसने तुरंत अपने कपड़े पर उस जगह को झाड़ा जहां सूर्या ने हाथ लगाया था, मानो उसे छूने से भी उसे गंदगी लग गई हो। सूर्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ चुपचाप देखा। उसकी नजर में संयम था, लेकिन भीतर का गुस्सा छिपा नहीं था। उधर स्नेहा अब भी एक कोने में खड़ी थी, थकी, टूटी और फिर भी जिंदा। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी। जब सबने मुंह मोड़ लिया था, तब वही सूर्या आया जिसे मैंने कभी अपनी जिंदगी में दोबारा देखने की उम्मीद भी नहीं की थी। सूर्या की इस हरकत ने स्नेहा के मन में उसके लिए पलने वाली नफरत की दीवार को थोड़ा सा हिला दिया। वो वही सूर्या था जिसने वक्त पर आकर उसकी जान बचाई थी। लेकिन जब उसने देखा कि सूर्या अब उस गुंडे को छोड़ देने की बात कर रहा है, तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक गया। उसने मन ही मन सोचा, यह आदमी किसी सजा के लायक नहीं है। अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल ये किसी और के साथ वही करेगा, शायद प्रीति के साथ भी। स्नेहा के मन में अभी भी डर और गुस्सा दोनों एक साथ उबाल खा रहे थे। वो जानती थी कि अगर सूर्या चाहता तो उस गुंडे को एक झटके में खत्म कर सकता था। पर सूर्या का चेहरा अब भी शांत था। उसके भीतर एक ठंडा फैसला था। वो कोई शोर नहीं चाहता था, कोई फालतू ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था। वो बस बोला भी नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहा। इनबा, जिसे सूर्या की सच्चाई का अंदाजा तक नहीं था, उसने तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ रे हीरो, डर लग रहा है क्या? अगर डर है तो जाकर कोने में बैठ जा, या फिर आंखें बंद कर ले सीन खत्म होने तक। सूर्या ने बस एक हल्की मुस्कान दी। वो मुस्कान ऐसी थी जिसमें न गुस्सा था न डर, बस एक खतरनाक शांति। स्नेहा ने वो मुस्कान देखी और एक पल के लिए उसके दिल में सवाल उठा, आखिर ये आदमी है कौन? इतना संयम और इतनी ताकत। प्रताप ने इनबा के साथ मिलकर उस गंजे गुंडे पर लगातार वार किए, जैसे कोई जहरीले सांप को मार रहा हो। सभी वार इतनी बेरहमी से थे कि अब वो आदमी जमीन पर गिरा पड़ा था। लेकिन सूर्या चुपचाप पीछे खड़ा रहा। उसने न कुछ कहा न हस्तक्षेप किया, बस शांत मुद्रा में देखा। स्नेहा यह नजारा देखकर हैरान रह गई। उसके मन में हल्की राहत के साथ साथ ताजा गुस्सा भी उबाल उठा। उसने सोचा, अरे 1 मिनट पहले तो मुझे लगा था कि ये आदमी बहुत बड़ा और खतरनाक है, लेकिन ये कितना घटिया है, सच में सोच भी नहीं सकती थी। स्नेहा धीरे धीरे उठी, अपने लाल हाथों को हल्का हिलाकर दर्द महसूस किया। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस सब ये मारपीट उसकी जिंदगी भर उसे याद रहेगी। अब मुझे सच में भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। इतना कहकर स्नेहा ने कैबिन की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी चाल में थकावट थी, पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। सूर्या अभी भी चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें स्नेहा पर थीं, जैसे वो देख रहा हो कि यह लड़की कितनी मजबूत और साहसी है।
प्रीति ने स्नेहा का हाथ थामते हुए उसे धीरे धीरे कैबिन की तरफ ले जाया। स्नेहा अब भी हल्की थकी हुई थी, पर उसके चेहरे पर राहत और आत्मविश्वास दोनों साफ झलक रहे थे। प्रताप और इनबा ने भी अपना गुस्सा और वार रोक दिए और बिना और कुछ कहे सीधे कैबिन की तरफ बढ़ गए। सूर्या ने चुपचाप पीछे पीछे कदम बढ़ाए। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस शांत मुद्रा में था। प्रताप ने हल्की हंसी के साथ सूर्या की ओर देखते हुए कहा, इतना डर लग रहा था क्या सूर्या? अब तुम भी कार में बैठ सकते हो। ओह, वैसे तो तुम्हारी अपनी कार भी नहीं है ना? ठीक है, वो ऑटो पकड़ लो और निकल जाओ। इतना कहते ही इनबा अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंस पड़ा। सूर्या ने उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस हल्की मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठ गया। उसी समय वह गंजा गुंडा, जिसे अभी थोड़ी देर पहले बेरहमी से मारा गया था, अब जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके गिरते ही बाकी गुंडा गैंग जो वहां खड़ा था, उस नजारे को देखकर हक्का बक्का रह गया। स्नेहा की आंखों में हल्की चिंता और चौंकन थी, पर साथ ही उसने देखा कि अब सच में खतरा खत्म हो चुका है। रॉकी अन्ना, किसने तुझे मारा? भीड़ में खड़ा एक गुंडा चिल्लाया। तभी उस गंजे गुंडे को उठाते हुए बाकी सभी गुंडे, जिनमें रॉकी भी शामिल था, सूर्या के पास कैबिन के अंदर तक पहुंच गए। कैबिन में एक आदमी खड़ा था, जिसने पूरी तरह साफ सुथरी शर्ट पहन रखी थी। जैसे ही उसने देखा कि वह गंजा गुंडा आधा बेहोश जमीन पर पड़ा है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो झटके से खड़ा हुआ और उसके साथ मौजूद बाकी गुंडे भी खड़े हो गए। गंजे गुंडे की हालत देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसकी नजरें आग उगल रही थीं। वो कोई और नहीं था, बार के मालिक महेश्वरन। याद आया कि पहले भी उसने सूर्या के साथ प्रीति को अपहरण करने की कोशिश की थी, और वही गंजा गुंडा जो अभी जमीन पर पड़ा था, असल में उसी महेश्वरन की गुंडा गैंग का हिस्सा था। लेकिन इस बार मामला अलग था। यह अब सूर्या का मामला था। महेश्वरन की आंखों में गुस्सा और चिंता का मिश्रण साफ था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, तो ये वही बात है जो तुम्हारे कारण हुई सूर्या? स्नेहा और प्रीति दोनों ने चुपचाप इस नजारे को देखा। सूर्या का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वह ठंडा और सख्त फैसला साफ झलक रहा था। महेश्वरन ने जब देखा कि गंजा गुंडा जमीन पर आधा बेहोश पड़ा है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सामने रखी टेबल को जोर से धक्का दिया और चीखा, किसने ये किया? गंजा गुंडा, जो अभी भी थोड़ा हिलडुल रहा था, डर के मारे लड़खड़ाते हुए बोला, महेश्वरन सर, ये जो कैबिन में है वो एक लड़की थी। महेश्वरन की नजरें सख्त हो गईं। उसने तुरंत आदेश दिया, सभी कैबिनों में ढूंढो। अगर किसी ने इसे मारा है तो कोई भी यहाँ से सांस लेकर बाहर नहीं जाएगा। जैसे ही ये आदेश आया, कैबिन में मौजूद सभी लोग अपने हाथों में छिपाए हथियारों के साथ फौरन भाग खड़े हुए। गंजा गुंडा, रॉकी और बाकी गैंग के लोग महेश्वरन की ओर देखते हुए डर और घबराहट में खड़े थे। रॉकी ने हल्की झिझक के साथ महेश्वरन की ओर देखा, पर भीतर ही भीतर उसे पता था कि अब हालात उसके और गुंडा गैंग के लिए बहुत खतरनाक हो गए हैं। स्नेहा, प्रीति और सूर्या सब चुपचाप उस नजारे को देख रहे थे। सूर्या का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में सख्ती और आग साफ दिखाई दे रही थी। वो आदमी चेन्नई से कोयम्बतूर आया था। चेन्नई में बड़ा गुंडा और महेश्वरन का जीवन साथी मित्र रॉकी उसका साथी था। कोयम्बतूर आने का कारण सिर्फ एक छोटी मोटी काम की बात थी, लेकिन मौका देखकर वह सीधे महेश्वरन से मिलने पहुंच गया। परंपरा होटल में कुल मिलाकर 100 से अधिक प्राइवेट कैबिन्स थे। उस 100 कैबिन्स में से केवल 10 मिनट में उन्होंने वह कैबिन ढूंढ लिया जहां प्रताप और इनबा मौजूद थे। फोन पर महेश्वरन को तुरंत संदेश मिला, सिर, हमने कैबिन ढूंढ लिया है, वे कैबिन नंबर 10 में है। इतना होते होते प्रताप और इनबा पर हमला करने के लिए महेश्वरन के गुंडे कैबिन में दरवाजा तोड़ते हुए घुस गए, और तभी प्रीति और स्नेहा ने देखा कि अचानक 50 से ज्यादा गुंडे एक साथ अंदर आ गए हैं। स्नेहा की आंखें फैल गईं। प्रीति ने तुरंत स्नेहा का हाथ थाम लिया। दोनों समझ गईं कि अब स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है। सूर्या चुपचाप पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में सख्ती और योजना साफ झलक रही थी, जैसे वह पहले से ही हर स्थिति के लिए तैयार हो। गुंडों में अचानक डर की लहर दौड़ गई। उनमें से एक जल्दी से दौड़कर प्रताप की शर्ट पकड़ने लगा। प्रताप ने झटके से उसे हटाया और गुंडे को जोर से थप्पड़ मारा। इस वार से आसपास खड़े बाकी गुंडे भी पीछे हट गए। प्रताप ने अपने हाथ झुकाए और गुस्से में पूछा, कौन हो तुम लोग? मेरे होटल में आकर मुझ पर हाथ उठाने का हक किसने दिया? इज्जत से भागो और अपने बॉस के पास लौट जाओ। फिर उसने वहां बैठी प्रीति और स्नेहा की ओर देखा और पूछा,
तुम लोगों को तो कुछ हुआ नहीं है ना? इसके बाद उसने अपनी साहस और हीरोइज्म दिखाते हुए फिर से उस गुंडे पर वार किया ताकि प्रीति उसकी तरफ देखें और उसकी ताकत देख सकें। लेकिन प्रीति की नजरें पूरी तरह सूर्या पर टिकी थीं। उसकी आंखों में डर या आशंका नहीं थी, बस सूर्या के लिए एक भरोसा और सुरक्षा की भावना थी। स्नेहा भी चुपचाप पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में अब हल्की राहत और गहरी सोच झलक रही थी। सूर्या की मौजूदगी ने उसे विश्वास दिला दिया था कि अब कोई खतरा नहीं है। प्रीति ने देखा कि सूर्या डर के मारे एक तरफ खड़ा है। उस दृश्य को देखकर प्रताप का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सूर्या पर जो भी नफरत और रोष था वो सारे गुंडों पर निकाल दिया। गुंडे डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। उसी समय प्रताप के पास खड़ा इनबा भी था। वो बड़ी सहजता और आत्मविश्वास से बोला, ये लोग क्या कर सकते हैं? क्या सबके हाथ काट देंगे? इनबा की यह सहजता और निडरता उसके कई गहनों की दुकान चलाने के अनुभव और गुंडों के संपर्क में आने के साहस को दर्शा रही थी। तभी अचानक एक गहरी और सख्त आवाज आई। क्या हिम्मत है? क्या तुमने मुझे आवाज दी? इस आवाज को सुनते ही आसपास खड़े गुंडे झटके से एक तरफ हट गए। उनकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। स्नेहा और प्रीति चुपचाप उस ओर देखने लगी। सूर्या अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में नजर आने वाला सख्त इरादा साफ झलक रहा था। गुंडों के लिए अब यह स्पष्ट हो गया था कि सुरक्षा और शक्ति का असली मतलब क्या होता है, और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। महेश्वरन और रॉकी कैबिन में घुस आए। महेश्वरन को देखते ही इनबा के हाथ कांपने लगे। भय से प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा और अपने पैर थरथरा रहे थे। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे की ओर देखा, यह सोचते हुए कि अब वे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। महेश्वरन ने धीरे धीरे पर सख्त आवाज में पूछा, यहाँ कौन तुम्हारा बॉस है? मुझे बताओ, तुम ही हो या कोई और? प्रताप और इनबा ने चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। दोनों को समझ में आ गया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। इनबा ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो सर, मैं ही इनबा हूँ। हम हरी ज्वेलर्स चलाते हैं। मेरा पिता आपको अच्छी तरह जानते हैं। उसकी आवाज में निडरता और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जिसने प्रताप और बाकी गुंडों को थोड़ा शांत कर दिया। स्नेहा और प्रीति चुपचाप इस पूरे दृश्य को देख रही थीं। सूर्या का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में सख्ती और नियंत्रण की चमक थी। हाय, सॉरी सर, हरी सर का बेटा हूँ। मुझे नहीं पता था, गलती से हो गया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानबूझकर नहीं किया। इनबा के सामने हाथ जोड़कर महेश्वरन ने झुकते हुए कहा। महेश्वरन, जो अब खुद डर के मारे खड़ा था, उस स्थिति को देखकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। पीछे खड़े बाकी गुंडों को देख वह हल्की हंसी रोकते हुए मुस्कुराया। इनबा अपनी हल्की मुस्कान बनाए रखते हुए खड़ा था, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक जोर से चिल्ला दिया, आपके पिता बड़े साहसी आदमी हैं, लेकिन आपका बाप अगर आज गिर गया तो आप ही जिम्मेदार हो। किसने कहा कि किसी का हाथ पैर काटना चाहिए? महेश्वरन ने इनबा के हाथ को कसकर पकड़ते हुए पूछा, जैसे दर्द और गुस्से को महसूस करवाना चाहता हो। इनबा के तेज चिल्लाने की आवाज महेश्वरन को रोक नहीं पाई। वो और जोर से अपने हाथ मोड़कर खड़ा रहा, जैसे यह दिखाने के लिए कि अब कोई पीछे नहीं हटेगा। स्नेहा और प्रीति खामोशी से इस सीन को देख रही थीं। सूर्या शांत मुद्रा में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में नजर आने वाली ताकत और नियंत्रण साफ झलक रही थी। तभी प्रताप तेजी से महेश्वरन के पास गया और विनम्रता से बोला, सॉरी सर, प्लीज छोड़ दीजिए। वो अनजाने में ऐसा कर गया, शायद कोई मजाक समझकर बोल दिया था। कृपया उसे छोड़ दीजिए, महेश्वरन ने क्रोध में घूरते हुए कहा। तो मैं एक मजाक सुनूं? और इनबा का मुंह फाड़ने का आदेश वहां खड़े गुंडों को दे दिया। जैसे ही गुंडे इनबा के मुंह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे, प्रताप ने हाथ डालकर उन्हें रोका, लेकिन गुंडों ने उसे धक्का देकर पीछे हटाया। प्रताप पीछे हटते हुए वहां रखी कुर्सी पर गिर पड़ा और कुर्सी 2 टुकड़ों में टूट गई। तभी महेश्वरन के पीछे से एक आवाज आई, बस अब रोक दो। सभी वहां खड़े लोग उस आवाज की ओर मुड़कर देखने लगे। स्नेहा और प्रीति ने भी चुपचाप देखा। सूर्या की आंखों में अब दृढ़ता और नियंत्रण साफ झलक रहा था, जैसे अब स्थिति पूरी तरह उसके हाथ में थी। महेश्वरन को पता ही नहीं था कि सूर्या उसी कमरे में मौजूद था। अगर वह सूर्या को फिर से देखता तो उसका हाल और भी बुरा होता। सूर्या की सख्ती, शांत परंतु दबाव वाली उपस्थिति महेश्वरन के लिए जैसे एक अदृश्य शक्ति बनकर खड़ी हो जाती। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडी आग झलकती जो किसी भी घमंडी और डरपोक व्यक्ति के लिए भयावह होती। महेश्वरन तुरंत ही महसूस कर लेता कि अगर सूर्या ने अब कदम बढ़ाया तो उसकी सारी योजनाएं और गुंडागर्दी एक पल में ध्वस्त हो सकती हैं।
स्नेहा और प्रीति इस चुप्पी को देखकर डर और राहत दोनों महसूस कर रही थीं। सूर्या का रहस्य, उसकी शक्ति और नियंत्रण की ताकत अब पूरी तरह सामने आने वाला था। शेर की गुफा। न बस, बहुत हुआ, रुक जाओ। स्नेहा ने जमीन पर गिरे प्रताप को, जो बुरी तरह पिट चुका था और उठ भी नहीं पा रहा था, संभाल कर उठाया। उसी वक्त गंजे सर वाला गुंडा रॉकी स्नेहा की तरफ देखते हुए गरजा, भाई यही है वो लड़की, ऐसे छोड़ना मत। इसने सिर्फ काटा ही नहीं, हमारे बंदे को भी मरवाया था, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ना। रॉकी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में जान लेने की आग जल रही थी। उसकी चीखें और गुस्से के बावजूद उसकी आवाज कमजोर पड़ गई थी, जैसे अंदर से टूट गया हो। ओ मेरा भाई, इस लड़की ने ऐसा कर दिया, सम्मान के साथ आओ, अब बस तुम्हारे सारे दोस्त जिंदा नहीं छोड़ेंगे, महेश्वरन ने शांत स्वर में कहा। लेकिन उसके शब्दों में ऐसी कठोरता और गहराई थी कि सुनने वालों का दिल कांप उठा। मैं अभी पुलिस में शिकायत कर दूंगी। स्नेहा ने तेजी से अपना मोबाइल अपने पर्स से निकाला, लेकिन पुलिस को कॉल करने से पहले ही उसका फोन उसके हाथ से फिसल गया और जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये सब कुछ सिर्फ 1 सेकंड में हुआ। आंखें बंद करके खोलने से पहले ही उसका मोबाइल हवा में उड़ गया और जमीन पर टूटकर बिखर गया। जो कुछ हुआ उसे देखकर स्नेहा झटके में जड़ सी रह गई। किसके लिए जा रही हो पुलिस को कॉल करने? स्नेहा के पास खड़े महेश्वरन के एक खास आदमी ने कहा। अब क्यों डर रही हो? क्या लगता है कि पुलिस से हम डरेंगे? कॉल करके ही देखो, पुलिस आ जाएगी, तब उसे खुद ही पता चल जाएगा कि असली ताकत कौन है। महेश्वरन ने हंसते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। महेश्वरन की हंसी देखकर उसका आदमी भी मुस्कुराने लगा, लेकिन यह हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। महेश्वरन का चेहरा थोड़ी देर में गुस्से से तमतमाया। जल्दी उसे हमारे पास ले आओ, मेरे भाई रॉकी। उसकी आवाज में गंभीरता और आदेश की ताकत साफ झलक रही थी। महेश्वरन ने कहा, मैंने कभी भी जो चाहा वह तुमसे छुपाया नहीं। और ठीक उसी पल 4 गुंडों ने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। तभी प्रीति की आवाज गूंजी, इज्जत से उसे छोड़ो और यहां से चले जाओ। पहले भी महेश्वरन ने प्रीति के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की थी। अगर उस दिन सिर्फ सूर्या नहीं आया होता तो प्रीति की हालत और भी खराब हो जाती। किस्मत से उस दिन पुलिस आ गई थी, इसीलिए ये लोग उसके हाथ नहीं लगा पाए और प्रीति कुछ दिनों के लिए थोड़ी राहत में रही। लेकिन आज फिर वही डर उसके मन में लौट आया था कि शायद आज भी वह इन लोगों के चंगुल में फंस जाएगी। ये सब कुछ प्रीति के मन में ही चल रहा था। प्रीति को देखते ही गंजेसर वाला रॉकी हंसा और महेश्वरन की ओर देखकर बोला, भाई एक ही बार में 2 काम पूरे हो गए। तभी अचानक महेश्वरन का चेहरा बदल गया। प्रीति और उसके पीछे शांत खड़े सूर्या को देखते ही महेश्वरन का पेट सिकुड़ने लगा। उसके भीतर डर की जड़ें फैलने लगीं और बोलने के लिए शब्द भी उसके मन में नहीं आए। शायद हमें शेर की गुफा तक ले जाया जाएगा। उसने यह सोचते हुए भी यह मानने की हिम्मत नहीं की कि सूर्या का इन लोगों से कोई लेना देना हो सकता है। गंजे सर वाला रॉकी अपने आदमियों को आदेश दे रहा था, स्नेहा और प्रीति को पकड़कर हमारी केबिन में ले जाओ। यह सुनते ही महेश्वरन तेजी से रॉकी को धक्का देकर रोकने लगा। कुछ ही मिनट पहले तक वह कहता था कि अपने दोस्त रॉकी के कहे बिना वह कुछ भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब उसके इस तरह व्यवहार करने का कारण सिवाय सूर्या के किसी को समझ नहीं आया। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? प्रीति को ले जाने के लिए कह दिया। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? महेश्वरन ने यह कहकर रॉकी को आंखों में आंखें डालकर थप्पड़ मारा। प्रीति के सामने डर के मारे खड़ा महेश्वरन, वहां मौजूद किसी को कुछ समझ नहीं आया। इससे भी ज्यादा महेश्वरन का ऐसा बर्ताव प्रीति के लिए एकदम चौंकाने वाला था। प्रीति ने महसूस किया कि पिछली बार महेश्वरन का प्रीति के साथ व्यवहार और इस बार का व्यवहार बिल्कुल अलग है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है यह उसे समझ नहीं आया। प्रीति ने पूछा भी, लेकिन महेश्वरन अपने मुंह से उस कारण को बता ही नहीं सकता था। अंदर ही अंदर उसे डर था कि अगर यह बात बाहर निकल गई कि सूर्या ने प्रीति को बचाया तो उसकी एक और ताकत भी चली जाएगी। इसी कारण वह सूर्या के असली रोल को सामने नहीं ला सका और खुद को जानबूझकर शांत दिखा रहा था। प्रीति मैडम, अगर आपको यहां होने की बात पता चल गई होती, हम आपको यहां सिर नीचे रखकर नहीं बैठने देते। मेरा दोस्त कुछ भी गलती से हो गया। उसकी आवाज में दबाव और डर दोनों झलक रहे थे, लेकिन बाहर से वह जितना शांत दिखा रहा था उतना ही अंदर घबराया हुआ था। मैंने किया, उसने माफ कर दिया। अब मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा। महेश्वरन प्रीति के पैरों में गिर पड़ा। पास खड़ा गंजे सर वाला रॉकी ने महेश्वरन का हाथ पकड़कर उसे खींचा और प्रीति के सामने माफी मांगने के लिए मजबूर किया। जो लोग अब तक सोच रहे
थे कि महेश्वरण ये सब सिर्फ खेल खिलवाड़ के लिए कर रहा है। उनके लिए ये एक बड़ा झटका था। स्नेहा सब कुछ समझे बिना प्रीति को देखती रही। नीचे गिरे प्रताप और इनपा भी इस नजारे को देखकर अपने मुंह खुले रह गए। अगर मुझे पहले पता होता कि प्रीति इतनी बड़ी और ताकतवर है तो मैं कभी इस व्यर्थ की हिम्मत नहीं करता, प्रताप ने सोचते हुए खुद से कहा। प्रीति मैडम, आपके दोस्तों को मारा ही नहीं बल्कि हमने इस केबिन को भी तोड़ दिया। इसके लिए हम मुआवजा देंगे। अगर और कुछ करना है तो बताइए, हम वह भी कर देंगे। महेश्वरण अपने आदमियों के साथ वहां से तेजी से चला गया। प्रीति को थोड़ी देर तक समझ नहीं आया कि वहां वास्तव में क्या हुआ। वह भ्रमित होकर उनकी चली गई दिशा को देखती रही। स्नेहा के चेहरे पर भी वही उलझन और आश्चर्य साफ झलक रहा था। जब तक वे लोग वहां से चले गए, स्नेहा इंतजार करती रही और कहती रही, प्रीति, महेश्वरण ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हारा और उनका क्या लेना देना है? यहाँ असल में क्या हो रहा है? स्नेहा तब भी इस उलझन में थी कि जब वह वहां मौजूद थी, महेश्वरण ने कई बार प्रीति के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों किया? महेश्वरण का प्रेम जताने का तरीका हमेशा परेशान करने वाला रहा है। यह स्नेहा को अच्छी तरह पता था, लेकिन उस समय वह देखा कि जिस तरह कुछ दिनों पहले महेश्वरण प्रीति के साथ गलत तरीके से पेश आने की कोशिश कर रहा था और फिर पुलिस ने सही समय पर आकर उसे बचाया था, वही महेश्वरण अब पूरी तरह अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है। अरे यार, यहाँ आखिर क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। प्रीति ने वही सवाल पूछते हुए स्नेहा की ओर देखा। कुछ दिनों पहले महेश्वरण ने उसके साथ जो गलत व्यवहार करने की कोशिश की थी और जिस समय पुलिस आई और उसे बचाया, वह कहानी प्रीति ने स्नेहा को सुनाई। जब सूर्या ने यह कहानी बताई थी, उस समय प्रीति को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन अब जब प्रीति खुद यह बात स्नेहा को बता रही थी, उसके मन में कई तरह के सवाल और शक उठने लगे थे। पुलिस आकर प्रीति को बचा चुकी थी, तो फिर महेश्वरण को प्रीति को देखकर डरने की क्या जरूरत थी? जब मैंने कहा कि मैं अब पुलिस को बुलाने वाली हूं, तब भी उसने इसे बड़ी बात नहीं बनाया। इस पर स्नेहा को थोड़ा शक हुआ कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वहां कुछ नहीं हो रहा था और सूर्या हाथ पीछे करके शांत खड़ा था। यह स्नेहा ने ध्यान से देखा। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम्हें पहले से इसका पता था? स्नेहा ने शक के साथ सूर्या की ओर देखा। भीतर ही अंदर स्नेहा को लग रहा था कि शायद इस मामले में सूर्या का भी कोई संबंध है। क्या कोई मजाक कर रहा है? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो सिर्फ एक साधारण पीए हूं, और फिर घर के मां पिलाई दामाद का उससे क्या काम? सूर्या ने यह कहकर खुद को पूरी तरह सामान्य बताने की कोशिश की। सूर्या ने सिर झुकाकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, सच में मैं नहीं जानता। सच में? स्नेहा ने जैसे कोई स्कूल टीचर अपने छात्र को डांट रही हो आवाज में सवाल किया। उसका चेहरा पूरी तरह शक से भरा हुआ था। सूर्या ने फिर उसी मासूमियत भरे अंदाज में कहा, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम्हें शक है तो चाहो तो सीधे उस रॉकी से जाकर पूछ लो। महेश्वरण कभी यह नहीं कहेगा कि वह सूर्या को जानता है, और अगर गलती से वह यह मान भी ले कि सूर्या को वह जानता है, तो उसे अपनी स्थिति की पूरी तरह समझती कि उसका क्या हाल होगा। महेश्वरण तब भी डरता कि सूर्या के सामने सिर झुकाना पड़े, और यही बात उसे अंदर से परेशान कर रही थी। असल सूर्या के बारे में केवल महेश्वरण को ही पता था। वहां मौजूद किसी और को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। स्नेहा की तरह प्रीति के मन में भी सूर्या को लेकर थोड़ा सा शक उभर गया था, लेकिन उसी समय उसे यह भी महसूस हुआ कि संभवतः सूर्या को महेश्वरण के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकती। उस समय प्रीति ने सोचा, अगर उसे उस रॉकी के बारे में सच में पता होता तो क्यों 3 साल तक वह अनावश्यक झगड़े और बातें सहते हुए शांत बैठा रहता। लेकिन यह सब उसने सूर्या से नहीं पूछा। तभी उसे याद आया कि जब उस रॉकी को पीटा जा रहा था, सूर्या ने क्यों उसे रोक दिया था। सुनिश्चित रूप से सूर्या को कुछ पता है, इसलिए उसने महेश्वरण को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाने दिया और उसे रोक रखा था। प्रीति को तभी एहसास हुआ कि सूर्या ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि समस्या आने से पहले ही उसे रोका जा सके। उसी समय महेश्वरण अपनी गुंडों को साथ लेकर गाड़ी में जल्दी जल्दी चढ़ रहा था। तभी गंजे सर वाला रॉकी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई, अब तक तुमने मुझे कभी डराया नहीं, लेकिन तुमने इस लड़की के लिए जो किया वह सच में कमाल है। यह लड़की तो कोई आम इंसान नहीं है। कौन है यह लड़की? गंजे सर वाला रॉकी, जो छोटों से बुरी तरह थक कर लड़खड़ा रहा था, महेश्वरण को हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठते हुए यह सवाल कर रहा था। अब तक महेश्वरण किसी से डरता नहीं था और उसने कभी पीछे मुड़कर किसी को नहीं देखा। असली पैसे वाले हों या ताकतवर इंसान,
महेश्वरन के सामने सभी लोग डरते थे, लेकिन रॉकी को यकीन ही नहीं हुआ कि महेश्वरन किसी आम लड़की को देखकर डर सकता है। महेश्वरन एक लंबी सांस लेकर वहीं कुछ पल के लिए रुक गया। फिर उसने कहा, मैं उस लड़की से डरता नहीं था, लेकिन उसके पीछे कोई और था। वह कोई आम इंसान नहीं था। महेश्वरन ने अपने हाथ उठाए और कहा, इस हाथ को काटने वाला वही था। उसने शांत रहते हुए और बिना कुछ और कहे सिर्फ अपने हाथ को देखा। भाई, क्या तुम कह रहे हो कि इस हाथ को काटने वाला वही था? गंजे सर वाला रॉकी सिर पर हाथ रखकर बैठ गया, चकित और हक्का बक्का। तब तक महेश्वरन ही तमिलनाडु में सबसे बड़ा राउडी माना जाता था। उसके सामने किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह टक्कर ले सके। रॉकी सोचने लगा, अगर वही आदमी महेश्वरन के हाथ ही काट चुका है तो वह कत्ल करने में भी हिचकिचाएगा क्या? रॉकी ने माना कि अगर वे सीधे उस शख्स से भिड़ गए होते तो शायद उसकी जान ही चली गई होती, और शायद आखिरकार वही चालाकी काम आई जिसने हमें बचाया। अब आगे की बात, अगर तुमने उसे कहीं देखा तो सीधे नहीं भिड़ना, पहले उसे चुपके से देखो, कहीं उसकी नजरों में आकर फंसना मत। टकराने से पहले छिप जाना ही हमारे लिए सुरक्षित होगा। महेश्वरन ने रॉकी को सलाह दी। रॉकी ने यह सुनकर सिर हिलाकर माना, जैसे उसने सलाह अपने दिमाग में रख ली हो। प्रताप और इनपा को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। छोटे मोटे जख्मों के बावजूद दोनों सुरक्षित थे और किसी भी गंभीर खतरे से बच गए। प्रताप की मानसिक स्थिति को समझते हुए स्नेहा ने कहा कि वह थोड़ी देर उसके साथ रुकेगी और फिर चली जाएगी, इसलिए वहां से सिर्फ सूर्या और प्रीति ही निकल पाई। अब काफी देर हो गई है और बारिश भी होने वाली है, हमें जल्दी अपने घर पहुंचना होगा। माँ अकेली हैं। प्रीति ने जल्दी जल्दी कार में बैठकर सीट पर जगह बनाई। कुछ ही घंटे बाद जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, कार अचानक रुक गई। क्या हुआ सूर्या, कार क्यों रुक गई? बारिश और नहीं हुई थी। प्रीति तनाव में सूर्या की ओर देखकर बोली। क्या हुआ सूर्या? सूर्या ने शांत स्वर में कहा, डोंट वरी, मैं देख रहा हूं, थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा। यह कहते हुए सूर्या कार का बोनट खोलकर देखने लगा। कुछ ही समय बाद वह तेजी से कार में लौट आया और सीट पर बैठा। रात का समय था और तापमान -डिग्री में था। साथ में बारिश भी हो रही थी, जिससे ठंड और बढ़ गई थी। सूर्या ने अपने दोनों हाथों को रगड़कर उनसे निकलती गर्मी अपने कानों के पास रखी ताकि ठंड कम लगे। थोड़ी थरथराहट के साथ उसने प्रीति से कहा कि उसने मैकेनिक को कॉल किया है, इसलिए वहीं थोड़ी देर रुके रहेंगे। प्रीति ने ध्यान से देखा कि सूर्या का पूरा शरीर उसकी सोच और चिंता को दर्शा रहा था। प्रीति ने जल्दी जल्दी कार के हीटर को ऑन करने की कोशिश की और कई बार बटन दबाया, लेकिन तभी उसे पता चला कि कार रिपेयर में है, इसलिए वह हीटर भी ऑन नहीं कर सकती। अगर वे मैकेनिक के आने तक रुकते तो पूरा शरीर गीला और ठंडे कपड़ों में ढका सूर्या को नुकसान हो सकता था। प्रीति ने सोचा कि किसी भी तरह कार को स्टार्ट करना होगा और कार का दरवाजा खोलकर बाहर उतरने ही वाली थी। तभी सूर्या ने उसके हाथ मजबूती से पकड़े और कहा, प्रीति कहां जा रही हो? मैकेनिक आ रहे हैं, बाहर मत जाओ। सूर्या की आवाज में हल्की सी कांपन थी। सूर्या की बात सुनकर प्रीति वहीं बैठ गई। कुछ ही देर में सूर्या की आंखों में हल्की नमी दिखाई देने लगी। प्रीति ने यह देखकर जल्दी से सूर्या के कान को छुआ और महसूस किया कि उसका शरीर जैसे आग की तरह गर्म है। उसने सोचा कि बात किए बिना ही टैक्सी बुक कर सकती है, लेकिन जब फोन निकाला तो वहां कोई सिग्नल नहीं था और कोई रास्ता न देखकर प्रीति ने सूर्या को मजबूती से अपने पास समेट लिया। सूर्या पहली बार किसी लड़की की इस तरह की मजबूती में फंसते हुए चौंक गया और उसकी आंखें खुल गईं। सब कुछ तुम्हारे लिए। सूर्या ने जैसे ही आंखें खोली, प्रीति झट से उसकी सीट के पास आकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगी। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बस गला सूख गया था और उसने हिचकिचाते हुए लार निगली। सूर्या की तरफ देखते हुए उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, वो तुम ठंड में। वो अपने शब्दों को जैसे इकट्ठा कर रही थी। डर और चिंता दोनों उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। सूर्या ने बिना कुछ कहे प्रीति को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। प्रीति फिर कुछ कहने की कोशिश करने लगी। वो मैं। सूर्या ने धीरे से उसके होठों पर उंगली रखी और बोला, कुछ मत कहो, जो तुम कहना चाहती हो वो मैं समझ गया हूं। उसने कोमल नजरों से प्रीति के चेहरे की ओर देखा। शर्म से लाल पड़ी प्रीति की आंखें झुक गईं और उसका चेहरा हल्का सा मुस्कुरा उठा। सूर्या ने उसके गाल पर लटकी हुई एक नन्ही सीलट को धीरे से कान के पीछे कर दिया, फिर दोनों हाथों से उसका चेहरा थामकर उसकी उन खूबसूरत आंखों में देखने लगा।
प्रीति ने धीरे से अपनी पलकों को बंद कर लिया। सूर्या ने हल्के से खांसते हुए कहा, मम, अब तक वो मैकेनिक आ जाना चाहिए था। सूर्या ने कार की खिड़की पर जमी सफेद बर्फ को अपने हाथों से पहुंचा और बाहर झांका। बाहर हल्की बारिश अब थम चुकी थी। वो नीचे उतरकर गाड़ी को दोबारा देखने ही वाला था कि तभी मैकेनिक वहां पहुंच गया। गाड़ी ठीक होने के बाद सूर्या और प्रीति घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में सूर्या ने मन को सुकून देने वाला AR रहमान का एक प्यारा सा लव सॉन्ग बजा दिया। संगीत में डूबा सूर्या मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी प्रीति ने जल्दी से कार का म्यूजिक बंद कर दिया। सूर्या ने हैरान होकर पूछा, अरे क्यों? गाना तो अच्छा चल रहा था, फिर बंद क्यों किया? प्रीति ने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। लव सॉन्ग सुनने का मन नहीं है। उसके शब्द सूर्या के कानों तक पहुंचते पहुंचते जैसे ठहर गए, आधे कहे आधे छुपे हुए। इतने दिनों से प्रीति उस पर क्यों नाराज थी? ये बात आखिरकार उस डीठ सूर्या को अब समझ आई। वो खुद पर ही हंसने लगा। दुनिया की हर चीज समझ सकता हूं, पर इस लड़की के दिल को नहीं, यही सोचते हुए मुस्कुराया। बातें करते करते दोनों घर पहुंच गए। अगली सुबह जब अखबार लेने आया, अकाउंटेंट दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने वहां एक चेक पड़ा देखा। वो तब तक रुका रहा जब तक प्रीति उठकर बाहर नहीं आई। प्रीति मैडम, ये चेक घर के बाहर पड़ा था, उसने कहा। इस पर किसी महेश्वरन नाम के व्यक्ति के दस्तखत हैं। कहते हुए उसने वह चेक प्रीति के हाथ में थमा दिया। चेक देकर अकाउंटेंट अपने काम पर चला गया। जैसे ही प्रीति की नजर उस महेश्वरन नाम पर पड़ी, उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने झट से चेक उठाया और तेजी से सूर्या के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। उधर सूर्या नहा चुका था और अपनी शर्ट पहन ही रहा था कि तभी प्रीति ने दरवाजा जोर से खोलकर अंदर कदम रखा। सूर्या हड़बड़ाकर पीछे हटा और ड्रेसिंग टेबल के पीछे छिप गया। उफ! बिना सोचे समझे इतनी जल्दी में भागकर आ गई। प्रीति ने अपने माथे पर हल्की सी चोट मारी और मुड़कर दरवाजे की ओर जाने लगी। तभी सूर्या ने आवाज लगाई, प्रीति रुक जाओ। क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह ऐसे भागते हुए क्यों आई? और तुम्हारे हाथ में क्या है? सूर्या अपने शर्ट का आखिरी बटन लगाते हुए उसकी ओर बढ़ा। ये उस निकम्मे महेश्वरन ने भेजा हुआ चेक है। प्रीति का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो उठा, जैसे आंखों से आग निकल रही हो। सूर्या ने उसके हाथ से चेक लिया और देखा। वो 1 लाख रुपए का चेक था और उस पर लिखा था प्रीति का नाम। सूर्या ने चेक को आगे पीछे पलटकर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, वाह, 1 लाख का चेक भेजकर माफी मांगने का नया तरीका निकाला है इसने। फिर उसने प्रीति की ओर देखा। अब क्या करने वाली हो प्रीति? सूर्या उसकी अगली हरकत देखने के लिए चुपचाप खड़ा रहा। प्रीति ने एक नजर सूर्या की ओर डाली और जोर से आवाज लगाई, अकाउंटेंट। कुछ ही पलों में हड़बड़ाया हुआ अकाउंटेंट दौड़ता हुआ सूर्या के कमरे में पहुंच गया। सांसें तेज, चेहरा घबराहट से भरा हुआ। क्या हुआ प्रीति मैडम? अकाउंटेंट ने हांफते हुए पूछा। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं जैसे एक कदम और बढ़ाया तो फेफड़े जवाब दे देंगे। प्रीति ने गुस्से में कहा, अंकल, आपको मेरे लिए गोल्डन क्लब जाना होगा। इस चेक को वहां जाकर फेंक देना। हमें इस गंदे पैसे की जरूरत नहीं है। उसने चेक अकाउंटेंट की ओर बढ़ा दिया। अकाउंटेंट ने चेक लिया, उसे अपनी शर्ट की जेब में रखा और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। प्रीति फिर सूर्या के पास आई। उसकी आंखों में इस बार एक अलग सी चमक थी, खुशी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, सूर्या, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, नीचे जल्दी आओ। सूर्या थोड़ा हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। तुम नीचे जाओ, मैं पीछे आता हूं, सूर्या ने कहा और अपना मोबाइल ढूंढने लगा। तभी उसका फोन बज उठा। रवि कुमार सर का कॉल है, वो भी वीडियो कॉल। कहते हुए सूर्या ने कॉल रिसीव किया। स्क्रीन पर रवि कुमार हंसते हुए बोले, हेलो सूर्या, कैसे हो? रोज तो बात होती है, लेकिन आज लगा कि एक दिन वीडियो कॉल भी कर लूं। वैसे बताओ, नई कार कैसी लगी तुम्हें? पसंद आई ना? सूर्या हैरान होकर उनकी बात सुनता रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो किस कार की बात कर रहे हैं। उसने उलझन में पूछा, सर कौन सी कार? तभी प्रीति कमरे में दाखिल हुई और रवि कुमार की आवाज सुनकर ठिठक गई। ओ नो, अब तो सरप्राइज पूरा खराब हो गया, प्रीति ने झुंझलाते हुए कहा और झटके से सूर्या के हाथ से फोन छीन लिया। वो कुछ पल के लिए उदास चेहरा बनाकर कुर्सी पर बैठ गई। रवि कुमार ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, तुम जो बताने वाली थी वही तो मैंने बता दिया। पापा ने कहा या तुमने? फर्क क्या है, आखिर सब एक ही परिवार है ना? प्रीति हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन सूर्या अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो सिर खुजाते हुए दोनों की बातचीत को बारी बारी से देखता रहा। आखिर उसने कहा, ठीक है, अब तो आपने अपने इमोशनल ड्रामा से मुझे पूरी
तरह हरा दिया अंकल। तो बताइए, आप लोग कब यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं? प्रीति ने रवि कुमार को सहलाते हुए उससे बात की। जब वह बोलती थी तो वह 3 साल के बच्चे की तरह सुंदर लगती थी। माँ, पापा का अभी आना बहुत मुश्किल है क्योंकि दादाजी यहाँ हैं। मुझे यहाँ उनका सारा काम संभालना है। चिंता मत करो माँ, सूर्या तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। रवि कुमार ने देखा कि जैसे ही उन्होंने सूर्या का नाम लिया, प्रीति के चेहरे पर हंसी और शर्मिंदगी का मिश्रण था। रवि कुमार को यह देखकर राहत मिली कि प्रीति के चेहरे पर हमेशा की तरह नहीं, बल्कि जब उसने सूर्या का नाम लिया तो अपार खुशी थी। ठीक है, मैं नीचे इंतजार करूंगा, देर मत करो, अभी नीचे आ जाओ। ठीक है मैडम, प्रीति ने सूर्या को आदेश दिया और सूर्या ने प्रीति के बाएं हाथ से फोन ले लिया। सूर्या, मुझे तुमसे अकेले बात करनी है। प्रीति तो अभी चली गई और सच कहूं तो मैंने अब तक इतने दिन प्रीति को छोड़कर अकेले नहीं रहा। मुझे पता है कि वो अभी बहुत मुश्किल में है, लेकिन मेरी तरफ से वहां आने की स्थिति नहीं है। तुमने प्रीति का ध्यान अच्छा रखा, मैं जानता हूं तुमने उसे सही संभाला, फिर भी एक बार मेरी बात सुन लो। मैं यहाँ इसलिए साहस करके आया हूं कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम वहां सबको सुरक्षित रखोगे। मुझे पता है कि वहां सब लोग तुम्हें और प्रीति को परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो सूर्या, सुरक्षित रहो। रवि कुमार की आंखें हल्की नमी से भर आईं। प्रीति अगर अचानक तुम्हें परेशान करने वाली कोई बात करे तो उसे मन में मत रखना। वो गुस्सैल है लेकिन दिल में बहुत कोमल है। सर, आप पूरी तरह भरोसा रख सकते हैं, मैं देख लूंगा कि प्रीति को कोई भी तकलीफ न पहुंचे। सूर्या की यह बात सुनकर रवि कुमार को राहत मिली। सूर्या ने सर कहकर पुकारा। कितनी बार कहा है सर मत कहो, तुम मेरे लिए एक बेटे जैसी जगह रखते हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। प्रीति तुम्हारा इंतजार कर रही होगी नीचे, जाओ और अपना सरप्राइज देखो, बस यही मत कहना कि इसे नहीं देखना था। और फिर रवि कुमार ने कॉल कट कर दी। रवि कुमार की बात सुनकर सूर्या का दिमाग और ज्यादा उलझ गया। क्या सरप्राइज होगा? वो तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा और वहां उसने देखा एक नई मारुति सुजुकी कार खड़ी थी। उसे देखकर सूर्या और भी हैरान और उलझन में रह गया। फिर प्रीति सूर्या के पास आई और बोली, कैसा लगा सूर्या? अब से ये तुम्हारी ही कार है, ये लो चाबी। प्रीति ने कार की चाबी सूर्या की तरफ बढ़ाई। सूर्या सोच में पड़ गया। अगर वो चाहे तो ऐसी कई कार कंपनियां खुद खरीद सकता है, लेकिन उसे हमेशा एक साधारण जिंदगी पसंद थी। उसे लगा इतनी बड़ी कार खरीदने के लिए प्रीति को जरूर बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। वो उसकी तरफ देखने लगा। प्रीति मुस्कुराई और बोली, कुछ मत बोलो सूर्या, तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है तुम क्या सोच रहे हो। मैंने ये कार खरीदने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की। कई सालों से पापा के लिए कुछ खास खरीदने के लिए जो पैसे बचा रही थी, उसी पैसों से ये कार ली है। पापा भी बहुत खुश हैं सूर्या। अब तुम्हें ये गिफ्ट जरूर स्वीकार करना होगा। ये तुम्हारे लिए मेरा पहला तोहफा है। प्रीति कुछ कहती जा रही थी, लेकिन सूर्या ने उसे और बोलने नहीं दिया। उसने हल्के से अपनी उंगली उसके होंठों पर रख दी। अब और कुछ मत कहो, सूर्या बोला। आज तक तुमने जो भी कहा, क्या मैंने कभी मना किया है? धीरे धीरे उसने अपनी उंगली उसके होंठों से हटा ली। प्रीति एक पल को चुप रह गई, जैसे समय रुक गया हो। वो बस सूर्या की आंखों में देखती रही, बिना पलक झपकाए, बिना कुछ बोले। सूर्या ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई, तब जाकर वो जैसे होश में आई, थोड़ी झेंपती हुई मुस्कुराई। फिर अचानक वो तेजी से कार के पास गई और बोली, सूर्या जल्दी से खाना खाकर निकलो, हमें प्रताप से मिलना है, आरएसपी टूरिज्म के रिसोर्ट। इंटीरियर के बारे में उससे थोड़ी बात करनी है। उसके होटल का इंटीरियर तो कमाल का था। आज हम प्रताप के घर जा रहे हैं, उन्हीं के साथ अपनी डील पर बात करनी है। प्रीति ने उत्साह से कहा, तुम कार में ही रुको, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, बस 5 मिनट। सूर्या मुस्कुराते हुए बोला और तेजी से अपने कमरे की ओर भाग गया। वहां उसने अपनी अलमारी से एक नया सूट निकाला, जल्दी से कपड़े बदले और दरवाजे की ओर बढ़ा। जब प्रीति ने उसे देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो अपने होंठों पर हाथ रखे बस उसे देखती रह गई। आज का सूर्या हर दिन वाला सूर्या नहीं था। उसके सामने खड़ा था एक बेहद आकर्षक, शालीन और आत्मविश्वासी आदमी। नेवी ब्लू कोट सूट, अंदर सफेद शर्ट, चेहरे पर हल्की मुस्कान। ऐसा सूर्या जिसे देखकर कोई भी लड़की मोहित हो जाए। पॉलिश किए हुए फॉर्मल जूते, आंखों पर कूलिंग ग्लास। सूर्या किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहा था। उसके बाल आज हमेशा की तरह नहीं, बल्कि एकदम स्टाइलिश तरीके से सेट किए हुए थे। अगर कोई उसे इस रूप में देखता तो यकीन ही नहीं करता कि ये वही सूर्या है। आज का सूर्या बिल्कुल अलग था और प्रीति ने उसे इस अंदाज में पहली बार देखा। उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेज धड़कने लगा।
सिर्फ वो ही नहीं, अगर वहां कोई और लड़की भी होती तो उसका दिल भी ऐसे ही बेकाबू हो जाता। वो सूट सूर्या पर इतना फब रहा था कि उसकी शख्सियत और भी निखर उठी थी। सूर्या ने मुस्कुराते हुए प्रीति की ओर देखा, जो अब भी उसे देखते हुए जैसे खोसी गई थी, और बोला, सरप्राइज कैसा लगा प्रीति? सूर्या ने अपने कूलिंग ग्लास उतारे और कार की सीट पर बैठी प्रीति की तरफ झुककर देखा। प्रीति ने हल्का सा खांस कर गला साफ किया और बोली, आप कौन है? मैं तो सूर्या का इंतजार कर रही हूँ, आपको किससे मिलना था? सूर्या मुस्कुराया और बोला, ओह, तो ये ड्रेस शायद तुमको अच्छी नहीं लगी। ठीक है, मैं जाकर पुरानी ड्रेस पहन लेता हूँ। वो जैसे ही घर के अंदर जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा, प्रीति फौरन कार से उतरकर आई, उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और घर के अंदर जाने से रोक दिया। ऐसा कहने का मतलब नहीं था, असल में प्रीति हंसते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। सूर्या को चिढ़ाकर इस तरह मस्ती करना प्रीति को बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो मैं जाकर कपड़े बदल लेता हूँ, मुझे भी लग रहा है कि ये कुछ खास नहीं लग रहा, सूर्या ने हंसते हुए कहा, लेकिन मन ही मन सोच लिया, जब तक प्रीति खुद ये ना कह दे कि मैं अच्छा लग रहा हूं, तब तक उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे सूर्या, प्रीति मुस्कुराई, तुम किसी भी कपड़े में रहो, हमेशा अच्छे ही लगते हो। अब प्लीज कार में बैठ जाओ, देर हो रही है। उसने हाथ जोड़कर इशारा किया कि अब चलें। सूर्या मुस्कुराता हुआ अपनी नई कार में बैठ गया। कार स्टार्ट हुई और तेजी से कोयम्बटूर की ओर निकल पड़ी। प्रीति ने पहले ही प्रताप को बता दिया था कि वे दोनों आज उसके घर आ रहे हैं। कल होटल में जो हुआ, उसके बाद प्रीति की इज्जत और भी बढ़ गई थी। प्रीति के आने की खबर सुनकर प्रताप खुद दरवाजे पर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन आज जो सूर्या उसके साथ आने वाला था, वो वैसा सूर्या नहीं था जैसा प्रताप ने कभी देखा था। आज का सूर्या पूरी तरह बदल चुका था और प्रताप को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसके लिए कैसी रहने वाली है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बिजनेस डीलिंग। नया चमचमाता हुआ कार बिजली की रफ्तार से प्रताप के बंगले के सामने आकर रुका। प्रताप पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि ये वही होगी, प्रीति। काले रंग की कार की ओर तेजी से बढ़ते हुए प्रताप ने आदर के साथ कार का दरवाजा खोला। सुनहरी और सफेद रंग के ड्रेस में प्रीति किसी अप्सरा जैसी लग रही थी, जैसे धरती पर उतर आई हो। जैसे ही प्रीति ने कार से पैर बाहर रखा, उसी पल दूसरी तरफ का दरवाजा खुला और वहां से सूर्या भी बाहर आया। प्रताप के चेहरे का भाव एक पल में बदल गया। आश्चर्य, हल्की नाराजगी और कई सवाल उसकी नजरों में तैरने लगे। स्टाइल में अपनी कूलिंग ग्लास लगाते हुए सूर्या कार से उतरा। फॉर्मल कोट सूट में खड़ा सूर्या इतना बदल चुका था कि प्रताप उसे पहचान ही नहीं पाया। उसे लगा शायद ये आदमी आरएसपी ग्रुप के किसी और रिप्रेजेंटेटिव के साथ आया होगा। प्रीति तो उनके प्रोजेक्ट के लिए ही आई है ना। प्रताप ने झट से अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर आगे बढ़कर उस अनजान शख्स से हाथ मिलाया। वो सिर झुकाकर बोला, हाय मैं प्रताप। सूर्या ने विनम्रता से जवाब दिया। सूर्या। इतना सुनते ही प्रीति अपने होठों को दबाकर हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। कल तक जो प्रताप सूर्या के कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाता था, आज वही प्रताप उसी सूर्या के सामने आदर से झुका खड़ा था। प्रीति के चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी, जैसे उसे इस पल का इंतजार था। जब तक लोग किसी की पहचान उसके कपड़ों से करते रहेंगे, तब तक इस दुनिया में असली बदलाव कभी नहीं आ सकता। सूर्या के सामने किसी और को इतने विनम्र होकर बात करते देखना प्रीति को भीतर तक अच्छा लगा। अब तक उसके परिवार के लोग, यहाँ तक कि कंपनी में भी कई बार लोग सूर्या को वो इज्जत नहीं देते थे जो वो सच में डिजर्व करता था। लेकिन आज कोई अनजाना व्यक्ति जानते बूझते या अनजाने में सूर्या को पूरा सम्मान दे रहा था। ये देखकर प्रीति के चेहरे पर गौरव और सुकून दोनों झलक रहे थे। कुछ पल झुककर बात करने के बाद प्रताप ने धीरे धीरे सिर उठाया और सूर्या की ओर देखा। तभी सूर्या ने स्टाइल से अपनी कूलिंग ग्लास उतारी, उसे अपनी शर्ट की पॉकेट में रखा और हल्के से मुस्कुराया। हेलो मिस्टर प्रताप, आई एम सूर्या, आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड टू मीट यू। कहते हुए उसने आत्मविश्वास से अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रताप कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया, मानो उसने कभी सोचा ही न था कि वो जिस शख्स को कल तक मजाक समझता था, वो आज उसके सामने एक बिजनेस आइकॉन की तरह खड़ा होगा। प्रताप के मुंह से अनायास निकला, ये वही सूर्या है जो कल। वो हैरान रह गया। कल जिस सूर्या को उसने हल्के में लिया था, आज वही आदमी उसके सामने इतने कॉन्फिडेंस एंड क्लास में खड़ा था कि प्रताप के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। कल तक वो सोचता था प्रीति तो बहुत सुंदर और समझदार है, उसे इस सूर्या से दूर करके किसी तरह अपने पास लाना ही होगा।
लेकिन कल की रात महेश्वरण के सामने प्रीति के व्यवहार ने प्रताप को पूरी तरह झकझोर दिया। अब उसे साफ समझ आ गया था प्रीति कोई आम लड़की नहीं है। और जब उसने कल अपनी आंखों से देखा था कि प्रीति सूर्या के लिए कितनी नाराज और रक्षक बन गई थी, तो उसके मन में एक बात पक्की हो गई, सूर्या से दुश्मनी लेना मतलब प्रीति से दुश्मनी लेना। इसलिए आज प्रताप ने तय कर लिया था वो कुछ नहीं बोलेगा, कोई गलती नहीं करेगा, बस चुपचाप मुस्कुराकर हालात को संभालेगा। आज प्रताप में कल की तुलना में कुछ बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। वो पहले जैसा रूखा नहीं बल्कि कहीं ज्यादा नम्र और स्वागतपूर्ण लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए प्रीति और सूर्या दोनों को अंदर आने का इशारा किया। मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक एक सुंदर पोर्टिको पथ बना हुआ था, जहां हर तरफ सलीके से सजावट की गई थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, घर की इंटीरियर डिजाइनिंग उनकी नजरों को खींचती चली गई। सजावट, लाइटिंग और हर चीज इतनी भव्य थी कि ऐसा लग रहा था मानो वे किसी राजमहल में प्रवेश कर रहे हों। प्रताप ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरी स्टार्टअप कंपनी के साथ डील की है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे होटल्स और इस घर दोनों का इंटीरियर डिजाइन यही टीम करती है। इतना कहकर उसने पास बैठे व्यक्ति की ओर इशारा किया। ये हैं मुथु, मेरे सारे हेरिटेज होटल्स के इंटीरियर डिजाइनर। सूर्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जबकि प्रीति ने चारों ओर की साज सज्जा को ध्यान से देखते हुए मन ही मन सोचा, ये डील जितनी प्रोफेशनल दिखती है उतनी ही दिलचस्प भी होगी। प्रताप को भले ही इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे ये अच्छी तरह पता था कि उससे बिजनेस कैसे किया जाए। वो समझ गया था कि अगर किसी तरह आरएसपी ग्रुप के टूरिज्म प्रोजेक्ट में जगह मिल जाए तो उसके बिजनेस को एक नई पहचान मिल सकती है। इसी सोच के साथ वो कल रात से ही प्रीति को बार बार कॉल कर रहा था। दूसरी ओर प्रीति को भी प्रताप की कंपनी के परंपराई इंटीरियर्स का काम पसंद आया था, इसलिए आज वो खुद ही उनसे मिलने आ गई थी ताकि प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बात की जा सके। प्रताप ने गर्व से एक बड़ी फाइल मेज पर रखी और बोला, प्रीति मैडम, ये सब हमारे इंटीरियर कैटलॉग्स हैं। यहाँ हमारे पुराने बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की सैंपल डिजाइन्स हैं। आप पहले इन्हें देख लीजिए। अगर आपको इसी स्टाइल में कुछ करवाना हो तो हमारी टीम पूरी तरह रेडी है, या फिर अगर आपके पास अपना आइडिया है तो वो भी बताइए। पहले ये सैंपल्स देखकर बताइए क्या पसंद आता है, फिर हम उसी के हिसाब से कोटेशन तैयार कर देंगे। प्रीति ने फाइल खोली, हर डिजाइन को ध्यान से देखने लगी और सूर्या बस खामोश होकर उसकी प्रतिक्रिया पढ़ रहा था। प्रताप ने मुस्कुराते हुए बेहद विनम्रता से कैटलॉग प्रीति के सामने रखी, लेकिन सूर्या ने उसकी आंखों में झांकते ही महसूस किया इस विनम्रता के पीछे कुछ और चल रहा है। प्रीति ने कैटलॉग खोला और हर डिजाइन को गौर से देखने लगी। हर पन्ना मानो कला और वैभव का मिश्रण था। कुछ देर बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाह, सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे तो ये डील फाइनल लग रही है। बस एक बात, रेट थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्या उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है? इतना सुनते ही पास बैठा मुथु कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन प्रताप ने तुरंत बीच में रोकते हुए कहा, देखिए मैडम, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इतने बड़े काम में अगर हम रेट कम करेंगे तो क्वालिटी पर असर पड़ेगा। प्रीति ने कुछ पल चुप रहकर सोचा, फिर सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बात तो सही है। वैसे एग्रीमेंट तैयार है ना? प्रताप ने मुस्कुराते हुए फौरन जवाब दिया, यस मैडम, सब कुछ रेडी है, बस आपकी सिग्नेचर का इंतजार था। सूर्या एक तरफ खामोश खड़ा था। उसकी नजरों में एक गहरी सतर्कता थी, मानो उसे इस डील के पीछे छिपी कोई चाल महसूस हो रही हो। प्रीति अपने हैंडबैग से पेन ढूंढ रही थी ताकि दस्तावेज पर साइन कर सके। प्रताप ने उस पल मुथु की ओर देखा। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में जहर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। प्रीति ने दस्तावेज हाथ में लेते हुए कहा, कहां साइन करना है मिस्टर प्रताप? वो बिल्कुल निश्चिंत थी, जबकि सामने बैठे सूर्या की आंखों में चिंता की परछाई थी। सूर्या को प्रताप पर पहले से ही भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है और ये डील इतनी सीधी नहीं हो सकती। इसीलिए रास्ते में ही उसने अपने एडवोकेट वासुदेवन को फोन किया था और सारी डिटेल बताकर कहा था, इस इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी के बारे में पता करो, कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत मैसेज करना। अब जब प्रीति दस्तावेज पर साइन करने ही वाली थी, सूर्या का फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मैसेज चमक रहा था, सूर्या सावधान रहो, इस कंपनी के पेपर्स फेक हैं। सूर्या ने फौरन नजर उठाई। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा तेज और चेहरा पूरी तरह गंभीर था। प्रीति ने पेन हाथ में लिया ही था कि सूर्या ने अपना फोन देखा। स्क्रीन पर एडवोकेट वासुदेवन का मैसेज चमक रहा था।
प्रीति को साइन मत करने देना। सूर्या तुरंत बोला। प्रीति जरा 1 मिनट, साइन मत करो। प्रताप का चेहरा हल्का सा उतर गया, लेकिन उसने जल्दी ही मुस्कान ओढ़ ली और बोला, अरे मैडम, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, आप पहले साइन कर दीजिए, बाकी बातें डीलिंग खत्म होने के बाद कर लेंगे। सूर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डीलिंग होने के बाद बात करेंगे? अगर डील असली हो तो ही ना। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि प्रीति पल भर के लिए चौंक गई। प्रताप के माथे पर हल्की पसीने की परत दिखी। उसे समझ आ गया था कि सूर्या को कुछ पता चल गया है। सूर्या ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, 1 मिनट, वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाना जरा। प्रीति उलझन में पड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि सूर्या इतनी अचानक रोक क्यों रहा है। क्या हुआ सूर्या, सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? सूर्या ने बिना कुछ कहे धीरे से फाइल अपने हाथ में ले ली और उसकी नजरों का भार अब सीधा प्रताप पर था। प्रीति ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ठीक है सूर्या, और दस्तावेज उसके हाथों में थमा दिए। सूर्या ने शांत लहजे में कहा, कुछ नहीं प्रीति, बस एक छोटी सी वेरिफिकेशन है। प्रताप जी, मैंने आपके फोन पर एक मैसेज भेजा है, जरा चेक कीजिए। इतना कहते ही सूर्या की नजर सीधी प्रताप पर टिक गई। वो नजर इतनी गहरी थी कि प्रताप के हाथ कांपने लगे। घबराते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला, मैसेज देखा और चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। मुझे लगता है इसमें कोई छोटी सी गलती हो गई है। अगर आप चाहें तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा रिवाइज करके दे देता हूं। कहते कहते प्रताप ने जल्दी से दस्तावेज सूर्या के हाथों से खींचने की कोशिश की, लेकिन उसी पल सूर्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज अब धीमी लेकिन बेहद दृढ़ थी। प्रताप, अगर दोस्ती के नाम पर मदद करनी थी तो सिर्फ मदद करते, धोखा देने की जरूरत नहीं थी। पैसे कमाने के लिए और भी बहुत रास्ते हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। प्रीति की आंखों में अविश्वास था और प्रताप के चेहरे पर शर्म और डर दोनों। सूर्या ने प्रताप की ओर गंभीर नजर डालते हुए कहा, दोस्ती के नाम पर चोरी मत करने की कोशिश कीजिए। कल सही दस्तावेज प्रीति की टेबल पर होना चाहिए। फिर उसने शांति से जोड़ा, अभी सोचो तो ये डीलिंग छोड़कर भी चले जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रीति के लिए ही थोड़ा धैर्य रख रहा हूं। इतना कहकर सूर्या ने प्रताप को चेतावनी दी और प्रीति को लेकर वहां से निकल गया। कार में बैठते ही प्रीति ने उत्सुकता से पूछा, सूर्या, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि तुमने ऐसा कैसे पकड़ लिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि प्रताप ऐसा करेगा। सूर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किसी ने बताया था, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं था, बस थोड़ा ध्यान रखना था। थोड़ी देर खामोशी के बाद सूर्या ने हल्का सा मूड बदलते हुए कहा, बहुत भूख लगी है, चलो कहीं चलते हैं और कुछ खाते हैं। प्रीति भी राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराई और दोनों कार की ओर बढ़ गए, जहां अब सिर्फ एक साथ का लंच और थोड़ी मस्ती बाकी थी। सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पास एक दुकान है, वहां का समोसा सुपर होगा, चलो वहीं चलते हैं। मुझे यकीन है तुम्हें उसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। इतना कहते ही उसने गाड़ी उस छोटे और जान पहचान वाले रास्ते से तेजी से मोड़ा, जहां प्रीति को अंदाजा भी नहीं था। लेकिन उसी समय अचानक गाड़ी के सामने 50 साल की एक महिला दौड़ती हुई आई और गाड़ी के नीचे गिर गई। महिला दर्द से चिल्लाई, अयो, कोई मुझे बचाओ। ये ड्राइवर मुझ पर चढ़ा दिया। गाड़ी और महिला के बीच से गुजरना मुश्किल था और प्रीति के चेहरे पर डर और हैरानी झलक रही थी। सूर्या ने तुरंत ब्रेक मारा और ध्यानपूर्वक गाड़ी रोकी। वो सोच रहा था, ऐसे लोग देखकर सच में गुस्सा आता है। कभी कभी इंसानों की लापरवाही असली खतरा बन जाती है। प्रीति भी घबराई हुई थी, लेकिन सूर्या की सच्ची फुर्ती और सावधानी देखकर राहत की सांस ली। सूर्या ने तेजी से एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी को 1 इंच की दूरी पर रुकवाया। प्रीति घबराई हुई बोली, सूर्या, तुमने क्या किया? मैं सच में डर गई कि तुम उस महिला पर गाड़ी चढ़ा दोगे। जैसे ही प्रीति कार से नीचे उतरी, उसने देखा कि महिला वही है जिस पर सूर्या ने ध्यान रखा था। सुंदरी आंटी। सुंदरी वनीता के भाई की पूर्व पत्नी थी। उनका व्यवहार और निर्णय अक्सर विवादित रहते थे, जिसके कारण वनीता के भाई ने उनसे तलाक ले लिया था। प्रीति ने हैरानी और हल्की घबराहट के साथ कहा, सच में सूर्या, ये वही महिला है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। सूर्या ने गंभीर होकर सिर हिलाया, हाँ वही है, और इसी वजह से मैंने सावधानी बरती। कभी कभी इंसान अपनी गलती से ही दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं। प्रीति अब समझ गई थी कि सूर्या ने सिर्फ सावधानी नहीं दिखाई, बल्कि एक सच्चा इंसान होने का उदाहरण भी दिखाया। सुंदरी का स्वभाव हमेशा धोखेबाज और स्वार्थी रहा था। वो दूसरों को बहलाकर उनसे पैसे लेती और कभी कभी सीधे चुराती भी। इस वजह से वनीता के भाई और सुंदरी के बीच कई झगड़े और विवाद हो चुके थे। वनीता के भाई ने कई परेशानियां झेलकर आखिरकार सुंदरी से तलाक ले लिया था कुछ साल पहले, लेकिन तलाक के बावजूद
सुंदरी ने कभी खुद को सुधारा नहीं। वो अक्सर वनीता के भाई से पैसे मांगने के लिए घर पर या फोन पर परेशान करती रहती थी। अगर पैसे नहीं मिलते तो कुछ दिनों तक वनीता के घर जाकर भी किसी तरह पैसा निकालने की कोशिश करती। एक बार सुंदरी वनीता के पास पैसे लेने आई, तब उसने मौका देखकर प्रीति का पर्स चुरा लिया। प्रीति के हाथ से उसने चुपके से पर्स पकड़ लिया, जैसे कि उसके लिए चोरी करना कोई सामान्य बात हो। प्रीति उस समय हैरान और चौंकी रह गई। सूर्या की सतर्कता ही उसे बचाने का एकमात्र सहारा बनी थी। सुंदरी ने आखिर तक यह साबित कर दिया कि उसने प्रीति का पर्स चोरी नहीं किया। लेकिन इस घटना के बाद प्रीति और सूर्या दोनों का सुंदरी के प्रति भरोसा बिल्कुल खत्म हो गया। जैसे ही प्रीति कार से बाहर उतरी, उसने हैरानी भरी आवाज में पूछा, सुंदरी आंटी आप ही थीं? सुंदरी भी उसी तरह चुप और स्तब्ध रह गई जैसे प्रीति पहले कार से उतरते हुए देखी थी, और देखा कि सूर्या ड्राइवर सीट पर बैठा है और प्रीति नई कार में आई है। सुंदरी ने अपने मन में फुसफुसाया, हे भगवान, ये कार देखकर और दोनों को देखकर अगर ये गरीब मेरी सांस पर हमला करने वाले होते तो शायद मैं बच ही नहीं पाती। अब सुंदरी को यह समझ आ गया कि प्रीति और सूर्या दोनों की सतर्कता और तेजी के सामने आज किसी भी तरह पैसा निकालना या धमकाना मुमकिन नहीं। उसने चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लिए और सोचने लगी कि आज के बाद ये दोनों उसके लिए कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। सुंदरी ने सोचा कि अब प्रीति और सूर्या से कुछ पैसे निकालना ही पड़ेगा, और उसने फिर से नया खेल रचने की कोशिश की। प्रीति ने गुस्से में अपनी आवाज थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, आंटी, मैं आपकी बात मानने नहीं आई हूं, ये आपको अच्छी तरह पता है। कब तक आप झूठ बोलते रहेंगे? सुंदरी ने अपना साड़ी उठाई और घुसेड़ते हुए प्रीति के सामने खड़ी हुई, मानो लड़ाई की तैयारी कर रही हो। उसने तीखे लहजे में कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं बच्ची? मैंने अपने पैसे लेने हैं और किसी ने कुछ कहा तो देख लेना। इतना सुनते ही सूर्या गुस्से में कार से उतर गया। उसने तेज आवाज में कहा, अरे छोड़ो, ये कुछ दिनों के लिए नहीं है कि किसी के जाल में फंसकर सब कुछ गंवा दें। अब ये सब खत्म होना चाहिए। सुंदरी और प्रीति दोनों की नजरें सूर्या पर टिक गईं। वो केवल शांत नहीं था, बल्कि उसकी मौजूदगी में सभी खेल और चालाकियां रुकने लगी थीं। सूर्या ने गंभीर और सख्त लहजे में कहा, अब बताओ, तुम्हारे क्या करने का इरादा था? मैंने तुम्हें रोक दिया और देखा कि तुम्हारी चाल चल नहीं सकती। सुंदरी ने अपने अंदर खुशी महसूस की। उसने मन ही मन सिर हिलाया और सोचती हुई बोली, हाँ, मेरी योजना काम कर गई, लेकिन सच में मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। पैसे कमाने की हर चाल यहां काम नहीं करेगी। सूर्या ने तुरंत कहा, अब कोई और जगह देखो। आओ प्रीति, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इनसे अब कोई बात नहीं होगी। प्रीति बिना कुछ बोले सीधे कार की ओर बढ़ गई। सुंदरी ने अपनी तिकड़मी और गुस्से के भाव दिखाते हुए कहा, इतनी हिम्मत कहां से आई तुम्हें बड़ों के सामने ऐसे बेशर्म बात करने की? मेरे भाई के घर में बैठकर खाना खाते हो और अब ये सब करते हो। मुझे भी तो दिखाना था कि मैं कितनी ताकतवर हूं। इतना कहते हुए उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर सूर्या को मजबूती से रोक लिया। सूर्या की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने धैर्य से स्थिति को संभाला और प्रीति के साथ कार में बैठ गया। प्रीति ने तेजी से कार की ओर बढ़ते हुए कहा, आंटी, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली, बस चुपचाप रास्ता छोड़ दें। मैं जानती हूं आप कौन हैं, बस अब मुझे रास्ता दीजिए। लेकिन सुंदरी ने प्रीति को कार में बैठने नहीं दिया। वो दरवाजे के सामने तेजी से खड़ी हो गई। तभी दोनों के बीच हल्की धक्का मुक्की हो गई। सूर्या ने तुरंत बीच में आकर सुंदरी को धक्का दिया, जिससे वह नीचे गिर गई। सुंदरी दर्द और चिल्लाहट के साथ बोली, अरे भगवान, क्या सुन रहा है कोई? ये दोनों लोग बारी बारी से मुझे मार रहे हैं। मैं बुजुर्ग महिला हूं और ये दोनों मुझे मार रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर मनोहरन तुरंत दौड़ते हुए आया। उसने घबराते हुए पूछा, मां क्या हुआ? किसने आपको मारा? आप क्यों रो रही हैं? प्रीति और सूर्या दोनों की आंखों में चिंता थी और सुंदरी की शिकायत सुनकर माहौल अचानक तनावपूर्ण और गंभीर हो गया। सूर्या ने तुरंत सुंदरी को उठाया और पास की चट्टान पर बैठा दिया ताकि उसे चोट न लगे। मनोहरन, जो सुंदरी और वनीता के भाई का इकलौता बेटा था, पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं लेता और आधे अधूरे पढ़ाई छोड़ चुका था। बचपन से ही रौद्र और बदमाशी में माहिर आज वही मनोहरन इस इलाके में एक छोटे तानाशाह की तरह घूम रहा था। सुंदरी के साथ मिलकर वो अक्सर दूसरों से पैसे लेने और चोरी जैसी हरकतों में शामिल रहता था। आज भी मनोहरन की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से कहा, इतनी हिम्मत कहां से आई तुम्हें मेरी मां पर हाथ उठाने की? इतना कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा लौ की रॉड सीधे सूर्या की ओर बढ़ा दिया। सूर्या ने तेजी से
प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़कर रोकते हुए कहा, इतनी मूर्खता फिर कभी मत करना। सूर्य की शक्ति और ताकत देखकर मनोहरन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी बदमाशी और रौद्रता पर आज सख्त लगाम लग चुकी थी।